हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइट स्टडी एक्स यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जंतु पोषण से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंतु पोषण से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है स्टार्च, ऑप्शन बी दिया है प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया है वसा, ऑप्शन डी दिया है शर्करा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च पर क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में उपस्थित अम्लीय माध्यम वाले भोजन को कहते हैं? तो आमाशय में भोजन में अम्ल मिल जाते हैं, तो आमाशय में उपस्थित अम्लीय माध्यम वाले भोजन को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है काइल, ऑप्शन बी है काइम, ऑप्शन सी है बोसल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। आमाशय में उपस्थित अम्लीय माध्यम वाले भोजन को काइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में दूध का पाचन प्रारंभिक चरण में निम्न द्वारा होता है। मतलब दूध का पाचन जब प्रारंभिक चरणों में होता है तो वो प्रारंभिक पाचन जो है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया है पेप्सिन, ऑप्शन बी दिया है लाइपेज, ऑप्शन सी दिया है ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी दिया है रेनिन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। दूध का प्रारंभिक चरण में पाचन रेनिन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण आंत्रिय श्लेष्मिका के माध्यम से निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। फ्रक्टोज का अवशोषण आंत की जो श्लेष्मिका होती है उसमें किस प्रक्रिया द्वारा, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है सह परिवहन विधि से, ऑप्शन बी दिया है सक्रिय परिवहन से, ऑप्शन सी दिया है सुसाध्य विसरण से और ऑप्शन डी दिया है साधारण विसरण से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण आंतरिक श्लेष्मिका के सक्रिय परिवहन प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, दांत का कौन सा भाग एनिमल से ढका होता है? ऑप्शन ए है क्राइन, ऑप्शन बी है मूल, ऑप्शन सी है डेंटाइन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। क्राइन, दांत का जो क्राइन भाग होता है वो एनिमल से ढका रहता है। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मेलिटस के एक रोगी के मूत्र में ग्लूकोज उत्सर्जित होता है जबकि उस व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट रहित खाना दिया जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज़ मेलिटस के एक रोगी को हम ग्लूकोज रहित भोजन देते तब भी उसके जो मूत्र है उसमें ग्लूकोज उत्सर्जित होता है। तो ये ग्लूकोज किस कारण से उत्सर्जित होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है वसा का अपचयन होने के कारण ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन बी है लीवर में अमीनो अम्ल का अपचयन, ऑप्शन सी है यकृत के द्वारा रक्त में अमीनो अम्ल का निष्कासन और ऑप्शन डी है मांसपेशियों के द्वारा ग्लाइकोजन का निष्कासन रक्त में होना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। वसा का अपचयन होने के कारण ग्लूकोज बनता है। डायबिटीज़ मेलिटस के रोगी को हम ग्लूकोज रहित भोजन देते हैं तब भी वसा के अपचयन के कारण यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक महिला को कितने औसत किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पुरुष से कम, ऑप्शन बी है पुरुष से अधिक, ऑप्शन सी है पुरुष के बराबर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। एक महिला को पुरुष से कम किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ जंतु सेल्यूलोज घटकों का पुनः पाचन करने के लिए स्वयं मल पदार्थों का भक्षण करते हैं। ऐसे जंतु कहलाते हैं, यानी कि एक बार वो सेल्यूलोज पदार्थों का पाचन कर लेते हैं लेकिन फिर से वो पाचन करने के लिए पुनः अपने मल का भक्षण करते हैं, तो वे जंतु कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सर्वभक्षी, ऑप्शन बी है मलभक्षी, ऑप्शन सी है सूक्ष्मभक्षी और ऑप्शन डी है दीर्घभक्षी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन वी सही आंसर है। अपना पुनः मल का भक्षण कर लेते हैं इसलिए इन्हें मलभक्षी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी है फॉलिक अम्ल, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। टोकोफेरॉल वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी के कारण चोट
ग्रस्त हिस्से से लगातार खून का बहाव होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन वी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। विटामिन के की कमी से चोटग्रस्त हिस्से से खून बहता रहता है। इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता और इसीलिए रक्त बहता रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मक्का ही भोज्य पदार्थ के रूप में खा रहा है तो वह किस रोग से पीड़ित हो जाएगा? ऑप्शन है रिकेट्स, ऑप्शन बी है प्लेग्रा, ऑप्शन सी है वेरीवेर, ऑप्शन डी है पेचिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। यदि कोई व्यक्ति भोज्य पदार्थ के रूप में सिर्फ मक्का ही खाता है तो वह प्लेग्रा रोग से पीड़ित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण का प्रकार। ऑप्शन ए है सेप्रोजोइक, ऑप्शन बी है होलोफाइटिक, ऑप्शन सी है कॉप्रोजोइक और ऑप्शन डी है होलोजोइक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। अमीबा में पोषण का प्रकार होलोजोइक है। अगला क्वेश्चन है, एक जीव दूसरे जीव से भोजन व अन्य सुविधाएं प्राप्त करता है वह कहलाता है, यानी कि वह जीव जो कि किसी जीव के शरीर के अंदर रहता है और उसी से पोषण प्राप्त करता है तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है परजीवी, ऑप्शन बी दिया है सहजीवी और ऑप्शन सी दिया है पादपनदभोजी और ऑप्शन डी दिया है सहजीवी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। वह जीव जो किसी जीव के शरीर के अंदर रहता है और उसी से पोषण प्राप्त करता है वह परजीवी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ई कोलाई मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है, यह किस की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन ए है परजीवी, ऑप्शन बी है सहजीवी और ऑप्शन सी है पादपनदभोजी, ऑप्शन डी है कीटभक्षी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। ई कोलाई मनुष्य की बड़ी आंत में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपचयित अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं। ऑप्शन ए है फोटोट्रॉप, ऑप्शन बी है सेप्रोजोइक और ऑप्शन सी है कॉप्रोहेट्रोट्रॉप, ऑप्शन डी है कीमोऑटोट्रॉप। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव कॉप्रोहेट्रोट्रॉप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विटामिन ए का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है सेब और ऑप्शन डी है ईस्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ईस्ट है उसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है। तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 7। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। वयस्क मनुष्य में 8 अमीनो अम्ल की आवश्यक संख्या है, मतलब 8 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं वयस्क मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है, किस प्रोटीन की कमी से इडिमा नामक रोग होता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से तो क्वाशियोकर रोग हो जाता है और किस प्रोटीन की कमी से इडिमा रोग होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए दिया है गामा ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन बी है ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। इडिमा नामक रोग एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन से होता है और यहाँ पर ऑप्शन सी लिखना था, गलती से डी निकल गया। अगला क्वेश्चन है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया तथा ल्यूकोपेनिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए दिया है पायरिडॉक्सिन तथा राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है पायरिडॉक्सिन तथा फॉलेसिन, ऑप्शन सी है बायोटिन तथा फॉलेसिन, ऑप्शन सी है बायोटिन तथा फॉलेसिन, ऑप्शन डी है बायोटिन तथा साइनोकोबाल्मिन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। पायरिडॉक्सिन तथा फॉलेसिन की कमी से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया तथा ल्यूकोपेनिया होता है। अगला क्वेश्चन है,
नेक्रोसिस तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी निम्न में से किस सूक्ष्म तत्व की कमी से होते हैं? तो ऑप्शन ए है आर्सेनिक, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है सेलेनियम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्रोसिस तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेलेनियम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कशेरुकी के शरीर में मुख्य रूप से भोजन संग्रहित होता है। ऑप्शन ए है वसा के रूप में, ऑप्शन बी है वसा तथा ग्लाइकोजन के रूप में और ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन के रूप में और ऑप्शन डी है प्रोटीन्स के रूप में। तो यहाँ पर हमारा बी सही आंसर है। कशेरुकी के शरीर में भोजन वसा तथा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। विटामिन सी द्वारा घाव ठीक होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है जठर रस में, दूसरा ऑप्शन है आंत रस में और तीसरा ऑप्शन है अग्नासी रस में और चौथा ऑप्शन है पित्त रस में। तो यहाँ पर हमारा चौथा डी ऑप्शन सही है। बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन पित्त रस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन डीएनए के संश्लेषण और कोशिका विभाजन में सहायता करता है? ऑप्शन है निकोटिनामाइड, ऑप्शन बी है बायोटिन, ऑप्शन सी है फॉलिक अम्ल और ऑप्शन डी है पैंटोथेनिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन में फॉलिक अम्ल सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए है चावल तथा मुर्गी का अंडा, ऑप्शन बी है गाजर तथा चिकन ब्रेस्ट, ऑप्शन सी है बकरी यकृत तथा स्पाइरुलिना और ऑप्शन डी है चॉकलेट तथा हरे चने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। बकरी यकृत तथा स्पाइरुलिना विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।